जी दोस्तों, मैं कुछ बातें उर्दू में करूँगा, कुछ बातें इंग्लिश में और कुछ गल्लां पहाड़ी विच। ये जड़ा दरस है, ये पहला दरस है यूनिवर्सिटी ऑफ शारदा ना, जड़ा कई सदियों तो बाद होना पिया। ये जिन्होंने लोगों की कुछ ना कुछ इल्म या वाकफ़ियत है, जिस किसी को इल्म या वाकफ़ियत है इसकी तारीख़ की, उनको पता होगा कि ये चंद सदियों पहले तक ये दुनिया का एक नुमाया इल्मी मरकज़ रहा। इसमें शिव मत का दौर भी रहा, इसमें बुद्धिस्ट दौर भी रहा, इसमें उसके बाद फिर दोबारा से शिव मत का दौर रहा और इनके बीच में एक तारीख़ी नैरेटिव ये भी है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से एक बेटा शमुन, वो भी शमुन के आगे जो नस्ल थी उनमें से काश नामी एक शख्स था जो बाबल इराक़ से, जिस जगह को बाबल को कई मौर्रिख वो उसको दुनिया का सबसे नुमाया इल्मी मरकज़ कहते हैं, वहाँ से वो हिजरत करके यहाँ पे आए और उनका जो पहला ठिकाना था वो यही शारदा था, जिस जगह पे हम खड़े हैं। ये एक तारीख़ी नैरेटिव है। अब जब तक हम पूरी तरीके से तहकीक ना करें और मुख्तलिफ़ जो मौर्रिख हैं उनकी किताबें हमारे सामने ना आए, उस वक़्त तक ये वसूख से कहना बहुत मुश्किल है कि क्या कुछ रहा। लेकिन ये मोटे मोटे मैंने आपको शिव मत का दौर जो 2 मरतबा रहा और बुद्धिस्ट दौर और एक बनी इसराइल का दौर अगर आप कहें तो वो भी रहा। फिर 14वीं सदी से 1320 से सदरुद्दीन से हम देख रहे हैं कि एक मुस्लिम अहद यहाँ भी शुरू हुआ और अब तक आप कह सकते हैं कि एक मुस्लिम अहद ही है। यहाँ पे अक्सर जो लोग रहने वाले हैं वो मुसलमान हैं। तो मैंने जो पहला दर्स देना है उसमें 4 मौजू हैं और उन 4 मौजू के नीचे 4 हिस्सों में बहुत सारी मौजूआत हैं। तो क्योंकि चीज़ों का ताल्लुक़ मईशत से है और ये जो जगह थी जब ये तालीमी मरकज़ था, ये जहन में रहे कि बुद्धिस्ट दौर में शारदा के अलावा नालंदा एक जगह है बिहार इंडिया में, वो भी एक तालीमी मरकज़ था और आज के पाकिस्तान में एक जगह टेक्सला है, वहाँ पे भी एक तालीमी मरकज़ रहा। बुद्धिस्ट के दौर में ये तीनों जगहें टेक्सला, शारदा और नालंदा ये नुमाया जगह थी। तो मैथमेटिक्स के लिए भी मरकज़ था, एस्ट्रोलॉजी के लिए भी, लिंग्विस्टिक्स के लिए भी, और इसके अलावा बेशुमार और अलूम हैं जिसमें ये जगह नुमाया थी। और जैसे कि हमारे रविंद्र पंडिता जी कहते हैं कि इसका एक वक्त में नाम शारदा देश था और ये ईरान से लेकर कंबोडिया तक इसकी आप कह सकते हैं कि यह हक़ हुक्मरानी थी या रसाई थी, जहाँ तक इन्फ्लुएंस की बात है। तो मैं नंबर से शुरू करूँगा। जो दर्स पहले मिलना चाहिए लोगों को कि जो फिगर 0 है उसमें जब आप 1 लिखते हैं तो इंग्लिश में 1 है और उर्दू में या हिंदी में इकाई है। फिर जहाँ पे 0 ज़ीरोज़ हैं, यानी कि कोई 0 नहीं है, 1 है, वहाँ पे 1 है, 1 है या इकाई है। 1 ज़ीरो में 10 है, 10 है, 2 ज़ीरोज़ में 100 है या 100 या सैकड़ा भी कहा जाता है। 3 ज़ीरोज़ में 1000 है या 1000 जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं। 4 में 10,000 या 10,000। 5 में 1 लाख या 100,000। 6 में मिलियन है या 10 लाख जो उर्दू में कहा जाता है या हिंदी में। 7 में 10 मिलियन है इंग्लिश में और करोड़ है उर्दू में या हिंदी में। 8 में 100 मिलियन है या 10 करोड़ हैं। 9 में बिलियन है या अरब है, या हिंदी में वो लोग लफ्ज़ अरब नहीं इस्तेमाल करते, उसको वो 100 करोड़ को 100 करोड़ ही कहेंगे। फिर 10 ज़ीरोज़ में 10 बिलियन है, 10 अरब उर्दू में, और 1000 करोड़ अगर आप हिंदी में लें। फिर उसके बाद 11 ज़ीरोज़ हैं जिसमें 100 बिलियन है, 100 अरब या खरब, ठीक है। 12
12 डिजिट्स में ट्रिलियन है इंग्लिश में और 10 खरब है उर्दू में या हिंदी में। 13 ज़ीरोज़ में 10 ट्रिलियन है और जिसको आप हिंदी में उर्दू में नील या नीलम कहेंगे। 14 ज़ीरोज़ में 100 ट्रिलियन है या 10 नील है या 10 नीलम। 15 में क्वाड्रिलियन है इंग्लिश में और उसको आप हिंदी में पद्मा या पदम कहेंगे। 16 में 10 क्वाड्रिलियन है, 10 पद्मा या 10 पदम। 17 में 100 क्वाड्रिलियन है या शंख या संख उसको कहा जाता है हिंदी में। 18 में क्विंटिलियन है इंग्लिश में और 10 शंख या 10 संख है हिंदी में। 19 के 10 क्विंटिलियन है और हिंदी में महाशंख या महाशंख है। और 20 ज़ीरोज़ में 100 क्विंटिलियन है और 10 महाशंख या संख। तो ये हो गया 0 से 20 ज़ीरोज़। और जो इकॉनमी आज आज़ाद जम्मू कश्मीर की है वो तकरीबन 11 ज़ीरोज़ में है। जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो 12 ज़ीरोज़ में है और दुनिया की सिर्फ 2 इकॉनमीज़ हैं जो 13 ज़ीरोज़ में, एक अमेरिका है और एक चाइना। तो ये जो मवाद है ये हमने तकरीबन 29 जुलाई को लिखी थी और हैशटैग AJK एजेंडा 2023 के नाम से JKA पब्लिक एजेंसी के शाये करदा। इसको पहले मैं इंग्लिश में बोलूँगा, फिर उसके बाद में उर्दू में और कुछ चीज़ें पहाड़ी में बात करूँगा। To transform, change, convert Jammu Kashmir and Allied areas (JKA) from a 76-year-old conflict economy to at least 1,000 years of a peaceful economy encompassing 20 digits via the collective endeavors of its inhabitants, Riyastis, and with the minimum possible burden to the rest of the world, subject to the aforementioned, practically agreeing with each other and taking appropriate responsibility for the evidently ambitious yet geographically imperative tasks at hand. Currently, we stand at 10 digits in US dollars term. Sorry, माजरत इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमी है वो 10 ज़ीरोज़ में है in US dollars terms. Viz our total economy of JKA is currently estimated to be around 30 billion US dollars a year in GDP terms. Or you can see the chart above. USA and China are the first and second largest economies in the world, respectively, with 13 zero-digit economies. If we were recognized, we would linger at around 112th at the moment, but if we worked on our potential, given the format below, we could advance to a 12 zero-digit economy in 10 years and thus possibly reach the top 20 economies of the world. इसका जो मैं हवाला दे रहा हूँ वो population.com/gen/countries by GDP. Number 1, strategic framework. A, hard power, conditioned, restrained, and exceeded by soft power. B, 4x4x4x4 public policy structure with 256 aspects. C, working orientation and emphasis sequenced according to importance, viz. 1, 2, 3, and 4, and not favored to any particular territory within these categories. I. So these are sub-topics. Local AJK or Western Jammu Kashmir, including Mirpur, Muzaffarabad, and Punch. Then on to intra-JKA, which includes Gilgit, Baltistan, Ladakh, Kashmir Valley, Jammu, and AJK, or all those divided parts of the erstwhile British Indian princely state as it stood on 15th August 1947. Subsection 3, regional, Afghanistan, China, India, and Pakistan. Number 4, global. Subsection 4 is global, influential countries, companies, and other geopolitical entities. We recognize the contestation of the letter A in AJK and understand that the word it denotes, azad or free, needs to be qualified as well as clarified, and hence have maintained its use since 2009 to bring this dilemma into mainstream public discourse. We have provided a public policy prescription in Article 4A. Section D, geographic competitive advantage and natural leverage over other geopolitical entities. Subsection 1, human data management. Inclusivity is a sort of, you can say, I can't remember the actual term, but it'll come to me in a short while. Number
subsection 2, soil management, which is which can be categorized as accountability. Number 3, waste management, which can be categorized as meritocracy. And number 4, water management, which can be characterized as transparency. Section 2, methodology, subsection A, democratic direct democracy in a territory born out of a rebellion in 1947 and the consequent government providing its primary reference as the people of erstwhile JKA. Subsection B, ethical. How would local, intra-JKA, regional and global entities see utility in our agenda? C, legal. Creating a path from autocratic to democratic constitutionalism, or as can be described as popular sovereignty. How do we distinguish claimants from the entitled? D, peaceful. Our struggle should remain strictly so to restore our fundamental rights and pose zero justifiable threat to any other entity not native to this territory. Section 3, non-negotiables, subsection A, geopolitical neutrality. B, the Riasti reference, viz. The local inhabitants reference or the people's reference or the public reference. Subsection 3, ecological concerns of the territory. D, religious ideological harmony and coexistence. Number 4, primary subjects of public policy and work at hand. This is section 4. Subsection A, security, which can be categorized as a threat, written, legal and constitutional engagement with the AJK government by aspiring citizen legal experts backed by the public to simultaneously pursue constitutional, legal, political and administrative clarity for the people belonging to the territory of AJK. Section B, governance, which can be categorized as a weakness, AJK referendum 2023, collecting public opinion and relevant individual data to form the much-awaited but to date elusive public census and mandate. By engaging all adults, Riastis over the age of 16 living in AJK or elsewhere in the world, including the descendants of all enforced Hindu and Sikh migrants post-1947. Subsection C, economy, which can be categorized as a strength. Daily online budget statement commencing on today's date, viz. 29th July 2023, and working our way back to September 2009 when we began seeking public funding direct from the aspiring citizens of this territory confined to AJK to date, both at home and abroad. From April 2005 to September 2009, we relied on the individual and family resources of the independent, action-oriented public policy researcher who founded JKA Public Agency. The founder's family have continued to contribute, but the proportion of public funding has increased year on year. Public opinion plus public finance equals public policy. By taking the initiative to pay for genuine research-based public policy, we strengthen our credentials to make decisions for our territory. But if someone else pays or channels our resources in their favor at our expense, as is age-old colonial strategy, they inevitably decide. Generally speaking, to date, we have blocked our own energies by not identifying our strengths. In short, we have paid heavily by not being organized, and JKA Public Agency has devoted all its energies to address this organizational deficiency. All Riastis of AJK that have assets worth over 1 crore PK rupees, circa 35,000 US dollars, or 27,000 UK pounds, should contribute the equivalent of 60,000 PK rupees per year, which is equivalent to about 210 US dollars or 165 UK pounds, which should amount to an annual budget of 60 billion PK rupees, circa about $210 million or 165 million UK pounds. As the amount of our people capable of paying such an annual cost is over 1 million, this is barely 25% of AJK's current budget, and ironically, a financial demand put to potentially 25% of its population. Bad governance or good governance, governance is paid for by the people enduring or enjoying it. Our poor and less well-off have made most major contributions to date in the emergence and public penetration of JKA Public Agency. They have suffered the most too. Addressing this imbalance in responsibility between the rich and poor requires that the more well-off now take their share of responsibility to reach maturity in arriving at our common national
destination. In due course, when the territory currently described as AJK begins functioning according to public mandate and engages directly with the global economy, this figure of 60,000 PK rupees per year, a limit for each individual to protect public interest, may be converted into government bonds as common throughout the world. Thus, it may be measured as an investment in world-class governance by the public at large here. At that juncture, the less well-off may also equally participate to ensure inclusivity in the progress of this territory. Section D, or subsection D, culture, which can be categorized as an opportunity. University of Sharda, we are fortunate to have hosted one of the most, if not most, globally preeminent university in the world over the past few thousand years. The past few centuries, though, have witnessed the University of Sharda's decline, yet its rich and diverse history beckons us to explore the many treasures of knowledge and wisdom that will assist us in refining our soft power objectives in a world far more dominated by the objectives of hard power, hence our people being stunted by the urges of a conflict economy. Our people need to be equipped to learn the most sought-after skills and education in the world. More immediately, though, it is important to learn the process of achieving such a milestone. The comprehensive agenda of JKA Public Agency, learned over 18 years of ground research, needs to be taught to, organized, refined, and implemented by a whole cadre of students in a specific physical setting. These graduates would ultimately take administrative responsibility for each sub-village or urban equivalent throughout the territory of AJK in relation to all the aspects described in abbreviated form in this agenda document. We can delay no longer, hence laying the re-foundation stone for the University of Sharda on 12th of July 2023 by nailing it to a centuries-old chinar tree across the stream from Sharda Peeth and adjacent to the government school and college there. We must proceed with recreating this learning environment in Sharda forthwith. Education is what we most evidently lack, without which we cannot understand the importance of religious harmony and ideological coexistence, in turn without which we cannot connect economically with the world. Every single aspect of this agenda document is interconnected and requires simultaneous attention, which requires most of all what we have not achieved so far: organization. Active references: number 1, local. Hashtag AJK referendum 2023. Link: https://tanveerankashmir.blogspot.com/daily-diary-dd-143-of-2023.html. Link: https://forms.gle/r115w9 PBFXBNKYVF8. Number 2, Intra JKA, hashtag JKA Citizens Charter 2022. This proposed charter is potentially agreeable between most, if not all, political parties and social organizations throughout the divided parts of JKA. Link: again, it's a tanveerankashmir.blogspot, and it's corresponding to day 3326 of the year 2022. Number 3, regional reference is the JKA Citizens Charter 2023. At 2 above, we suggest that this proposed charter is a reliable reference for India and Pakistan to meaningfully engage with the divided inhabitants of this territory. Number 4, global online petition lobbying global civil society to recognize a public policy framework for JKA. Link: https://chng.it/nx9qzyv92q. Global academic recognition of background to all active references from CBMs to OBMs, quote unquote, 20th April 2011. Link: again, it's tanveerankashmir.blogspot link, which corresponds to 2011 from CBMs to OBMs.html. This is the end of JKA Public Agency agenda document, written and now narrated in English to you. Hashtag 0432 2907 2023. फिलहाल वक्फा रखें, फिर उर्दू में बात करते हैं. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. आज जी
नवंबर की 19 तारीख है। 19 तारीख बरोज़ इतवार। इस वक्त हम शारदा के मुकाम पर हैं, जो ज़िला नीलम का एक हिस्सा है। और हम जिस जगह बैठे हैं ये इसके इर्द गिर्द कदीम शारदा यूनिवर्सिटी थी, जो आज से सैकड़ों साल पहले बड़े अरूज पर थी। और रफ्ता रफ्ता इम्तदाद ज़माना के सबब वो खंडरात में बदल गई और इल्म और अदब का वो मरकज़ जिसने एक दुनिया को रोशनी पहुंचाई ख़त्म हो गया। तो राजा तनवीर साहब जो बरतानिया से 18 साल पहले तशरीफ़ लाए थे, वो इस यूनिवर्सिटी की बहाली पे काम कर रहे हैं। और आज हम एक अलामती लेक्चर का यहाँ पे हमने एहतमाम किया है, जिसमें शारदा के बारे में मालूमात दी जाएंगी और आइंदा का लाए अमल आपके साथ शेयर किया जाएगा। तो ये मैं एज़ाज़ हासिल कर रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि जिस काम का आगाज़ हम आज कर रहे हैं, मुस्तकबिल में चल कर वो शारदा यूनिवर्सिटी की शक्ल इख्तियार करेगा, जिसमें दुनिया भर से इल्म की प्यास बुझाने वाले लोग आएंगे और यहाँ से इल्म की रोशनी लेके जाएंगे। तो मैं दावत दूंगा राजा तनवीर साहब को कि वो अपना आज का ये लेक्चर शुरू करें और शारदा यूनिवर्सिटी का बाकायदा आगाज़ करें। जनाब राजा तनवीर। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भट्टी साहब। हमने इससे कबल इंग्लिश में पूरा AJK एजेंडा 2023 आपके सामने पेश किया। उससे कबल हमने तारीख़ी पस मंज़र भी कुछ दिया आपको। इसकी शिव मत की तारीख़, बुद्ध मत की तारीख़, बनी इसराइल का ताल्लुक़, मुसलमानों के अहद का आगाज़। और अब हम 2023 में पहुंच चुके हैं, जहां पे सदियों से ये यूनिवर्सिटी गैर फ़ाल है। और बेसिकली हम एक इल्म दुश्मन माहौल में पले बड़े हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, जो अक्सर लोग यहाँ पे रहते हैं। मैं किस्मत से आप कह सकते हैं या मौके से मैं बचपन की 4 साल की उम्र में यहाँ से चला गया था अपने वालिदैन के साथ इंग्लैंड में, और मेरी तकरीबन सारी तालीम और तरबियत वहाँ पे हुई। तो एजेंडा आपके सामने इंग्लिश में पेश किया गया, अब हम इसको उर्दू में पेश करने की कोशिश करेंगे। याद रहे कि ये वही चिनार का दरख्त है जिसके ऊपर हमने तख्ती लगवाई थी, रीफाउंडिंग दी ग्लोबली प्री-एमिनेंट यूनिवर्सिटी ऑफ शारदा, यानी कि असर नो दोबारा से बुनियाद रखना, कायम करना उस यूनिवर्सिटी ऑफ शारदा को जो आलमी शोहरत याफ्ता थी। तो हमने शुरू में आपको 0 से लेकर 20 ज़ीरोज़ तक की जो कैटेगराइजेशन है और जो तफसील है वो आपको बयान की थी, वो भी आपको इंग्लिश और उर्दू दोनों में बयान की थी। और अब हम जो एजेंडा है, जो हैशटैग AJK एजेंडा 2023 के नाम से लिखा गया 29 जुलाई को, ये याद रहे कि 12 जुलाई को यहाँ पे तख्ती लगाई गई। और तख्ती लगाने के तकरीबन 2 घंटे के बाद पुलिस जो जिनका थाना यहाँ नज़दीक ही है, उनको हुक्म दिया गया उन लोगों से जो गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे बैठे हुए हैं, उनकी तरफ से कि जनाब ये आप तख्ती उतरवाएँ। तो उन्होंने तख्ती उतरवाई। उम्मीद करते हैं कि अभी भी वो बाहिफाजत होगी थाने में। जिस तरीके से हमने 2021 में शारदा देवी और जो आखिरी यहाँ पे थे स्वामी नंदलाल जी, जो आखिरी केयर टेकर थे यहाँ शारदा मंदिर के, उनकी तस्वीर, तो वो भी तस्वीरें हमारे जाने के बाद उतारी गई थी। तो वापस आते हैं इसके ऊपर। तो ये समझे कि पहला दरस है, पहली शिक्षा है यहाँ पे, जो इस दरख्त के नीचे, चिनार के दरख्त के नीचे हो रही है। यहाँ साथ ही डोगरा किले, रणबीर फोर्ट के किले के आसार, जिसमें से सिर्फ़ एक नमूना, उस किले का एक हिस्सा बाकी है, बाकी सारा वो दरम बरम है। और इसी तरीके से शारदा पीठ की जो दीवारें हैं, एक साइड की जो दीवार है वो सारी उतरी हुई है। वहाँ पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं उसके अंदर। वहाँ पे एक साइड पे एक दीवार, जो बची हुई दीवार है, उसके ऊपर किसी ने वो इमारत खड़ी की हुई है। सीमेंट बजरी भी वहाँ पे शारदा पीठ के मैदान में खड़ी पड़ी है।
तो बहुत खस्ताहाली और बहुत बुरे हालात हैं, तशवीशनाक। तो वापस आते हैं यहाँ पे। हमारा एजेंडा क्या है कि हम जम्मू कश्मीर और मुत्तहिदा इलाका जात, जिसमें गिलगित बाल्तिस्तान, लद्दाख, वादी कश्मीर, जम्मू, आज़ाद जम्मू कश्मीर नाम निहाद ही सही, और फिर कुछ और दीगर मुल्हिका इलाके जिसमें तिब्बत और जिसमें मशरक़ी तुर्किस्तान, जिसको चाइनीज़ शिनजियांग कहते हैं। हम नहीं कहते कि हम कोई क्लेम नहीं करते उनके ऊपर, उन इलाकों के ऊपर, लेकिन अगर आने वाले वक्त में वो लोग हमारे साथ जुड़ना चाहें तो उनके पास ये मौका वो मिलना चाहिए। तो हम इस इलाके को, जो जम्मू कश्मीर और उसके मुत्तहिदा इलाका जात हैं, बशर्ते कि वहाँ के लोगों की मर्ज़ी हो, वो इसको एक 76 साला या 77 साला तसादम की मईशत, यानी कि जितना यहाँ पे मईशत चल रही है मादूद सही, वो तसादम की बुनियाद पर चल रही है आर और पार। तो इसको हम तब्दील करना चाहते हैं एक 1000 साला पुरअमन मईशत की शक्ल में, और जिसमें आने वाले वक्त में जो इस वक्त 10 ज़ीरोज़ की AJK की इकॉनमी है, इसको 20 ज़ीरोज़ में हम ले जाना चाहते हैं आने वाले वक्त में इस पुरअमन मईशत के ज़रिए। और ये कैसे करेंगे हम? ये उसी सूरत में मुमकिन है कि एक मुश्तरका मेहनत सब रियासतियों की, और जिसमें हम कम से कम बोझ बाकी दुनिया पर डालें, बशर्ते कि जो यहाँ के बाशिंदे हैं वो इस एजेंडे पर और इसके मुतलका एजेंडे पर वो आपस में मुत्तफ़िक हों अमली तौर पर, और वो हर आदमी माकूल ज़िम्मेदारी अपने हिस्से की, अपने इस्तेदाद के मुताबिक वो ज़िम्मेदारी ले इस काम के लिए, जो जिसमें कोई शक नहीं है ये बहुत एम्बिशियस, यानी कि आप कह सकते हैं कि यह ख्वाबनुमा एक हदफ है। लेकिन ये अगर हम अपनी जोग्राफ़ाई जो लोकेशन है इसके तनाज़ुर में देखें तो ये हमारे लिए निहायत ही ज़रूरी है, बल्कि ये इसके अलावा हमारे पास कुछ चारा नहीं है। तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि इस वक्त हम 10 ज़ीरोज़ की इकॉनमी है, मईशत है, अगर US डॉलर्स के हिसाब से देखें, और जबकि पूरी जम्मू कश्मीर की जो मौजूदा तखमीना है वो है तकरीबन 30 बिलियन US डॉलर्स। ठीक है, यानी कि समझ लें कि 2 गुना जो मईशत है वो इंडियन कंट्रोल इलाकों में है और 1 गुना वो यहाँ पे। ये बहुत मोटे मोटे फिगर्स हैं, क्योंकि जो मुकम्मल जो तफसील है मईशत की वो किसी ने की नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इंडिया के कैलकुलेशंस में है, बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तान की कैलकुलेशंस में हैं, और ये एक बहुत एहतियाती किस्म के फ़िगर्स हम दे रहे हैं। तो USA और चाइना, अमेरिका और चाइना दुनिया की पहली और दूसरी बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, मईशतें हैं, और उन दोनों के पास इस वक्त 13 डिजिट्स हैं, और हम जाना चाहते हैं 20 डिजिट्स पर। आने वाले वक्त में क्या पता 50 साल लगे, 100 साल लगे, डज़न्ट मैटर, लेकिन हमारा हदफ यही है। फ़िल वक्त जो हदफ है वो ज़ाहिर है 10 ज़ीरोज़ में हम तो 11-12 ज़ीरोज़ तक हम अगले 10 साल में पहुंचना चाहते हैं। तो अगर हम फ़र्ज़ करें कि अगर दुनिया में पिछाने जाते और दुनिया हमारी मईशत का जो हिसाब है वो भी दुनिया के साथ कैलकुलेट करता, तो इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर दुनिया के 112वें नंबर पर होती। और अगर हम अपने पोटेंशियल को देखें तो हम कम से कम 10 ज़ीरो से 12 ज़ीरोज़ पर जा सकते हैं 10 साल में, और मुमकिन है कि हम दुनिया की जो 20 बड़ी मईशतें हैं वो उनकी फ़हरिस्त में हम शरीक हो जाएं। रेफरेंसेस जो हैं वो मैंने पहले दे चुका हूँ। तो ये हिस्से हैं। पहला है स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क, यानी कि जब आप मनसूबा बंदी करते हैं तो उसमें आप कौन सी हिकमती इस्तेमाल करते हैं, उसका खाका क्या है, वो पहले मैं बयान कर रहा हूँ जो सबसे ज़रूरी है। उसमें जो पहला हिस्सा है नंबर 1 में, वो है कि जो सख्त ताकत है, जिसको हम अस्करी ताकत कहते हैं या बड़े मुल्कों की जो ताकत कहते हैं, उसको हमने ताबे करना है और उसको हमने पाबंद करना है, और उससे हमने आगे बढ़ना है, उस पर हावी होना है नरम ताकत के ज़रिए। और नरम ताकत का सबसे बड़ा नमूना इल्म ही होता है। सिंगापुर देखें, छोटा सा मुल्क है, उसकी आर्मी भी ना होने के बराबर है। वहाँ पे क्या कहते हैं कि कॉन्स्क्रिप्शन है, मिलिट्री
कंपल्सरी हर जवान के लिए कम से कम 2 साल। वो छोटा मुल्क है, वो अपनी हिफाजत कर रहा है और वो दुनिया उसकी ज़रूरत और उसकी वैल्यू समझती है, जिसकी वजह से उन्होंने अपना सॉफ्ट पावर, नरम ताकत कायम की हुई है और कोई मुल्क उनके ऊपर हमला करने का नहीं सोचता। और हम भी आने वाले जो हिकमत अमली है हमने वो बनानी है जिसमें दुनिया का कोई भी मुल्क, चाहे वो करीबी पड़ोसी हो या बाहर दुनिया में हो, वो यहाँ पे आकर मुदाखलत या यहाँ पे कब्ज़ा करने का ना सोचे। बी 4x4x4x4 यानी कि 4x4x4x4 ये वो लेवल्स हैं, ये वो स्ट्रक्चर है जो आहिस्ता आहिस्ता, जैसे कि मैंने कुछ देर पहले कहा कि जब आप कोई डिग्री करते हैं या कोई इल्मी प्रोग्राम होता है तो ज़ाहिर है उसकी जो पूरी तफसील है वो तो काफ़ी सारी होती है। तो उसको फिर सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है, सब सेक्शंस में मज़ीद डिवाइड किया जाता है और उन सब सेक्शंस में भी बाज़ औक़ात मज़ीद आगे वो होते हैं। तो हम समझते हैं कि 256 अलूम है, क्योंकि आप जब 4x4 करेंगे तो 256 आएंगे। तो 256 सब्जेक्ट्स हैं, अलूम हैं जो सीखने पड़ेंगे इस रियासत के। चलो अगर पूरी आबादी ना सीख सके, जो शायद मुमकिन भी ना हो, लेकिन जो लोग आने वाले गवर्नमेंट स्ट्रक्चर में काम करेंगे, ब्यूरोक्रेसी और उसके रिलेटेड जो लोग हैं, उनके लिए ये चीज़ें जानना निहायत ज़रूरी है। जो हमारी अदलिया है उसको भी ये चीज़ें जानना ज़रूरी है, जो हमारे सियासतदान हैं उनके लिए भी ये चीज़ें जानना ज़रूरी है। सी कि जो हम चीज़ें लिख रहे हैं या जो हमारा काम होगा, उसकी जो तरजीहात हैं वो उनको हमने तरतीब में रखा हुआ है। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं उनसे हम शुरू करते हैं और फिर बाद तदरीज आगे नीचे जा रहे हैं। और हम किसी एक जगह को तरजीह या किसी एक सब्जेक्ट को उस तरीके से तरजीह नहीं दे रहे हैं, सबको अपनी अहमियत के एतबार से तरजीह देने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें से जो लोकल है, देखें ये भी 4 हिस्से हैं कि एक मुकामी सतह पर है, एक रियासत जम्मू कश्मीर गिर का सतह है, एक हमारे पड़ोसियों की शक्ल में सतह है और एक आलमी सतह है। जो लोकल सतह है उसमें ज़ाहिर है जिसको हम मगरबी जम्मू कश्मीर, जिसमें मीरपुर, मुजफ्फराबाद और पुंछ के डिवीज़न्स हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं, जहाँ पे मेरा और आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम इस पर काम करें, इसमें बेहतरी लाएँ, इसमें नमूना पेश करें। अगर हम चाहते हैं कि गिलगित वाले, लद्दाख वाले और जम्मू वादी वाले वो हमसे मुतासर हों, वो किसी तलवार से या वो गन से मुतासर नहीं होंगे, वो आपकी कारकर्दगी और जितना बेहतर आप गवर्नेंस डिलीवर करते हैं वो उसके ज़रिए से मुतासर होंगे। तो दूसरा लेवल जो मैंने कहा कि रियासत जम्मू कश्मीर की, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, लद्दाख, वादी कश्मीर, जम्मू है, और यानी कि वो जो रियासत थी 15 अगस्त 1947 को, वो जो हदूद थी उसकी बात कर रहे हैं। तीसरे में हमारे पड़ोस में 4 मुल्क आते हैं फ़िलहाल, अफ़गानिस्तान, चाइना, इंडिया और पाकिस्तान। हमारी कुछ हिकमती उनकी मतलब भी होनी चाहिए और फिर एक चौथे लेवल पर आलमी सतह पर भी हमारी एक हिकमती अमली होनी चाहिए, जिसमें दुनिया के जो बड़े असरअंदाज ममालिक हैं, वो दुनिया की जो बड़ी कंपनीज़ हैं और दीगर जो बैनुल आप कह सकते हैं कि वो किसी एक मुल्क तक महदूद नहीं। फ़र्ज़ करें कि यूरोपियन यूनियन है, वो कई मुल्कों पर मजमुआ है, यूनाइटेड नेशंस है, कई मुल्कों का मजमुआ है, और दीगर ऐसे इदारे हैं जो मुख्तलिफ़ मुल्कों पर मबनी होते हैं। तो इन सब के लिए हमारी एक हिकमत अमली होनी चाहिए। मैं एक एहतियातन नुक्ता मैंने लिखा है कि हम ये समझते हैं और पहचानते हैं कि जो लफ्ज़ ए है, नुक्ता ए, जिसको लफ्ज़ आज़ाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये बहस तलब है। और हम ये समझते हैं कि जो लफ्ज़ आज़ाद है या फ्री, इसको क्वालिफ़ाई करना भी ज़रूरी है और इसकी वजाहत करना भी ज़रूरी है। और हम इसको 2009 से इस्तेमाल कर रहे हैं इस गरज़ से, ताकि जो यहाँ पे निज़ाम है वो अपने आप को ये ना वो ज़ाहिर करे कि वो कोई अलग मखलूक है और हम कोई अलग हैं। हम उसी टेरिटरी की बात कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उनके पास कोई जवाज़ ना हो कि हम जब मेहनत कर रहे हैं माशरे में तो वो कहें जी कि ये तो हमारे ख़िलाफ़ हैं और ये तो पता नहीं क्या क्या। मतलब लफ्ज़ मकबूज़ा, अगर आप हकीकत दर हकीकत तो ये मकबूज़ा है, इसमें तो कोई शक नहीं है,
लेकिन उसमें पाकिस्तान का नाम एसोसिएट करना इस खित्ते के साथ, उसमें प्रोपेगेंडा के लिहाज से बहुत सारे ख़दशात हैं कि वक्त के साथ साथ दुनिया वो ये एक किस्म की एक्सेप्ट करती है, कबूल करती है कि जनाब उनका कोई ना कोई वहाँ पे कोई क्लेम है, कोई ना कोई उनका दावा बनता है जो हम उनको उस दावे से हम निकालना चाहते हैं। तो हमने एक पब्लिक पॉलिसी या अवामी हिकमत अमली की एक तजवीज़ प्रिस्क्रिप्शन दी है आर्टिकल 4A में। तो सेक्शन डी में हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास जोग्राफ़ाई तौर पर एक ऐसा बर्तरी होनी चाहिए जिसमें जो सर्विस हम प्रोवाइड कर रहे हैं या जो चीज़ें हम बना रहे हैं वो दुनिया की सर्विसेज और दुनिया की चीज़ों से इस खित्ते के तनाजुर में वो बेहतर हों। इसी तरीके से तो हमारी मईशत बढ़ेगी और हमारी कुछ कुदरती बर्तरी है इन दीगर मुल्कों के निस्बत जो हमारे इर्द गिर्द हैं। फ़र्ज़ करें कि पानी के ज़राए ऊपर से नीचे जा रहे हैं कुदरती डलवान की तरह यहाँ से नीचे, और ये एडवांटेज इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान को उस तरीके से नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि अफ़गानिस्तान में भी पामीर से, हिंदू कुश से पानी नीचे आ रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये जिस तरीके से ये इलाका है और नीचे जो आबादियाँ हैं इंडिया और पाकिस्तान की, वो देखें तो ज़ाहिर है दुनिया की बड़ी नुमाया आबादियाँ हैं। तो ये चार चीज़ों में हमें वो बर्तरी हासिल करनी पड़ेगी दुनिया के मुकाबले में, ताकि दुनिया भी ये तस्लीम करे, कबूल करे कि ये लोग हुनरमंद हैं और जिस तरीके से ये चला रहे हैं चीज़ें वो उस तरीके से ये इर्द गिर्द के मुल्क नहीं चला सकते। और ये जो ये दुनिया के लिए फ़ायदेमंद है, उसमें इंसानों का और इंसानों के मतलब जो डेटा है उसकी मैनेजमेंट, उसकी मनसूबाबंदी बहुत ज़रूरी है। और इसको हम कहते हैं कि शमूलियत, यानी कि क्योंकि आप हर किसी को इस अमल में शामिल कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं। फिर मिट्टी की मैनेजमेंट, ज़ाहिर है जितनी भी खुराक पैदा होती है वो मिट्टी से पैदा होती है, उसका तल्लक सूरज से भी होता है और उसका तल्लक आगे पानी, जिसकी पर मैं बात करूँगा। तीसरी चीज़ है कचरे की मैनेजमेंट। देखिए हम जहाँ पे रहते हैं, हम ऊपर रहते हैं, इंडिया पाकिस्तान नीचे हैं। यहाँ पे अगर हम कचरा डालेंगे अपने बाज़ारों में, वो बिल आखिर कचरा जाता है पानी के ज़राए में, वो पानी के ज़राए कंटामिनेट होता है, उस कचरे में जाकर ये गायें, भैंसें, बकरियाँ, हर किस्म के वो जाते हैं, उसमें जो जानवर हैं। तो दूसरा ये कि एक अखलाकी फ़र्ज़ हमारा बनता है कि हम ऊपर रहते हैं, इंडिया पाकिस्तान नीचे हैं, तो उनके भी कचरे के बड़े मसाइल हैं। आप इंडिया के, पाकिस्तान के किसी भी शहर में जाएं तो उनका कचरे की कोई मैनेजमेंट नहीं है। हमें ये करके दिखाना पड़ेगा उनको समझाने के लिए, और ताकि हमारा अखलाकी बर्तरी उनके ऊपर हो। और ये बहुत बड़ा फील्ड है बज़ाते खुद। और मिट्टी की मैनेजमेंट को हम कहते हैं कि ये एक एहतसाब की शक्ल है, क्योंकि ज़ाहिर है जिस मिट्टी ने हमें पैदा किया है, जिस मिट्टी से हम फ़ायदा भी उठाते हैं, उस मिट्टी को एहतसाब या हिसाब देना भी ज़रूरी है कि हम उस मिट्टी को उस अंदाज़ में इस्तेमाल करें ताकि बहुत सारे लोग, इंसान और जानवर, उससे मुस्तफ़ीद हों। कचरे की मैनेजमेंट की बात की है, ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर बहुत कम लोगों ने कभी बात की है, लेकिन इसका भी मैनेजमेंट आलमी मेयार का होना चाहिए। फिर पानी का मैनेजमेंट, ज़ाहिर है 6 बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं दुनिया के, वो सब इसी रीजन में हैं। वो 6 बड़े पहाड़ी सिलसिले हैं पामीर, हिंदू कुश, काराकोरम, टियानशिन, कुनलन और हिमालय इन 6 में से सबसे बड़ा है, ठीक है। और इन पहाड़ों से बर्फ़ पिघल कर नीचे आती है और मुख्तलिफ़ पानी के ज़राए पैदा होते हैं और यहाँ से नीचे कुदरती डलवान में इंडिया और पाकिस्तान में जाती है। इसको हम अगर मैनेज नहीं कर पाते या नहीं कर पाएंगे, हमें कोई दुनिया में तस्लीम नहीं करेगा कि ये लोग जो है ये आज़ादी के काबिल हैं। दूसरा जो सेक्शन है 4 में से, जो 4 बड़े सब्जेक्ट्स हैं, वो है मेथडोलॉजी, यानी कि हर चीज़ का, देखिए हम ख्वाब तो सारे देख सकते हैं, हम पेपर पर भी बहुत सारी अच्छी चीज़ें लिख सकते हैं, हम बहुत सारी तकरीरें अच्छी कर सकते हैं हमारे लोग, लेकिन एक ऐसी चीज़ पर जहाँ पे आप सारी दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं, आप पड़ोसी मुल्कों से भी मुकाबला कर रहे हैं, आप अपने ही मुल्क में जो कासेलेस या इस किस्म के एजेंट लोग हैं उनसे भी मुकाबला कर रहे हैं, तो आपकी जो हिकमत अमली है, जो मेथडोलॉजी है, तरीक़ाकार है, वो प्रॉपर होना चाहिए। तो उस मेथडोलॉजी में जो 4 चीज़ें हैं वो मैं आपको बयान करता हूँ। एक है जमहूरी, जो जिसको बराह रास्त जमहूरियत कहते हैं।
ये उस टेरिटरी की हम बात कर रहे हैं जिसमें एक बगावत हुई थी 1947 में, और जो उसके नतीजे में जो हुकूमत यहाँ भी बनी, उन्होंने तो अपने उस 24 अक्टूबर के बयान में ये लिखा था, जनाब के लोगों ने कहा तो हमने बगावत की। लोग कह रहे थे जी कि महाराजा जालिम है, टैक्सेस बहुत लगाता है, हमारे लोगों को कत्ल करता है, इम्तियाजी सलूक करता है, वगैरह वगैरह। तो अगर आपने बगावत ज़रूर महसूस की तो आपको उससे बेहतर कोई निज़ाम बनाना चाहिए था, और आपको लोगों का जो हवाला है वो हर मरहले पर नज़र आना चाहिए। हमें लोगों का हवाला ना ही वो जो कराची एग्रीमेंट 28 अप्रैल 1949 में नज़र आता है, और वो जो कराची मिलिट्री एग्रीमेंट है इंडिया और पाकिस्तान की मिलिट्रीज़ के दरमियान, जिसमें यूएन के जो UNCIP के जो मेंबर्स थे वो उसके निगरान थे, उसमें फिर उसके बाद ये मुख्तलिफ जो रूल्स ऑफ बिज़नेस आए हैं 50s और 60s में, और फिर एक्ट्स आने शुरू हुए। 64 का भी एक एक्ट है, 68 का एक्ट है, 70 का एक्ट है, फिर 74 का एक्ट है। तो इन सारी चीज़ों में हमें लोगों का रेफरेंस तो नज़र नहीं आ रहा है। तो हमने जो भी करना है वो हमने बराह रास्त जमहूरियत के ज़रिए से करना है। जब आपके पास पूरी आवाम का मैंडेट हो तो आपसे कौन मुकाबला करे। तो दूसरा ये कि एथिकल, यानी कि हमारा अखलाकी हिकमत अमली और तरीक़ाकार होना चाहिए कि जो मकामी सतह पर जो लोग हैं, जो बाकी रियासत जम्मू कश्मीर के लोग हैं, जो हमारे पड़ोसी ममालिक हैं और जो दुनिया की बड़ी आलमी ताकतें हैं, उनको फ़ायदा नज़र आना चाहिए इस एजेंडा में जो एजेंडा हम बयान कर रहे हैं। फिर आगे अगला जो इस सेक्शन है कानूनी, लीगल, कि हमें एक तरीक़ाकार इख्तियार करना पड़ेगा कानूनी, जिससे हम एक शख्सी राज से एक जमहूरी जो आइनी कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म है, जिसको डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनलिज़म कहा जाता है, ऑटोक्रेटिक जो शख्सी राज होता है। देखिए, अगर लोग अभी भी कहते हैं कि वो शख्सी राज बुरा था, आज भी दुनिया में कम से कम 45-46 मुल्क हैं जहाँ पे बादशाह आते हैं, और वो सारे मुल्क कोई गरीब नहीं है। वो उनमें से बेशुमार मुल्क हैं जहाँ पे ये दोनों सिस्टम्स चल रहे हैं, यानी कि उसमें बादशाहत भी है और उसमें जमहूरियत भी है। तो बाज़ औक़ात जो है ना, जो बादशाह होता है वो ज़ाहिरा एक टेरिटरी की, एक कंट्री की अलामत होता है। इंग्लैंड में जो एक बहस चलती आई है पिछले कई दहाइयों से, वो ये है कि जो रॉयलिस्ट हैं, यानी कि वो लोग जो मनकी के कायल हैं या उसके वो अकीदतमंद हैं, वो कहते हैं जनाब हमने जितना कुछ कामयाबी हासिल की है वो इसलिए हासिल की क्योंकि हमारे पास ये एक मुस्तकिल बुनियादों पर बादशाहत थी। तो जो उसके ख़िलाफ़ हैं वो कहते हैं कि जी बादशाहत ही बड़ाई का जर है। तो अगर यहाँ के लोग, उन्होंने एक फ़ैसला किया है कि वो बादशाहत नहीं चाहते और वो एक जमहूरी प्रोसेस में जाना चाहते हैं, तो वो उसका कानूनी तरीक़ाकार भी वाज़ेह होना चाहिए। और फिर यह है कि जो मालिक और वारिस हैं और जो दावेदार हैं, मसलन इंडिया पाकिस्तान दावेदार हैं, तो उनके अंदर फ़र्क कैसे आप पहचानेंगे? वो ज़ाहिर है कोई कानूनी प्रोसेस के ज़रिए ही ये कर सकते हैं। फिर जो डी है, आखिरी चीज़ इसमें जो हमारी मेथडोलॉजी है, उसमें यह कि हमारा अमल हर लिहाज से पुरअमन होना चाहिए, और क्योंकि हमने इस पुरअमन जद्दोजहद से ही लोगों के बुनियादी हकूक़ बहाल करने हैं, और हमने दुनिया के किसी मुल्क को ये मौका या जवाज़ नहीं देना कि वो ये समझे कि हम उनके लिए थ्रेट हैं। ठीक है, जब हम किसी और के लिए ख़तरा नहीं है और हम अपनी बुनियादी हकूक़ के लिए काम कर रहे हैं, तो दुनिया में किसके पास क्या जवाज़ हो सकता है कि वो हमें वो करे। फिर हम आते हैं नॉन नेगोशिएबल्स पर, यानी कि वो चीज़ें जिस पर ये रियासत के लोग कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। वो क्या चीज़ें हैं? एक ये है कि जियोपॉलिटिकल न्यूट्रलिटी, यानी कि हम दुनिया के किसी मुल्क की तरफदारी नहीं कर सकते। किसी एक मुल्क की करेंगे तो हमें अपने ही शहरियों के ज़रिए से दूसरे मुल्कों की भी गुंजाइश देनी पड़ेगी। फ़र्ज़ करें कि अगर हम पाकिस्तान को गुंजाइश देते हैं, मैंने कुछ दिन पहले ये चौधरी अनवार लाख जो यहाँ के नाम निहाद वज़ीर आज़म हैं, वो हमेशा अपनी बात में जो है ना, वो दलाइल तो कम देते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने पाकिस्तान को पता नहीं क्या, और पाकिस्तान है तो हम हैं, तो इस किस्म की जो बातें हैं जिनकी कोई बुनियाद नहीं है, वो बताते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंडिया को यहाँ पे रहने का जवाज़ वही फ़राहम कर रहे हैं। तो
क्योंकि जब कोई हिंदू कहेगा जनाब कि इंडिया हमारे बाप दादा ने इंडिया का फ़ैसला किया और इंडिया है तो हम कुछ हैं, तो वो दलीलें वही हैं। तो ये चीज़ें सोचनी और समझनी ज़रूरी हैं। एक चीज़ ये है, गैर जानिबदारी ज़रूरी है। दूसरा ये कि रियासती हवाला, यानी कि जो यहाँ के लोग हैं इनकी मर्ज़ी और इनकी राय, इस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। जो यहाँ के लोग चाहेंगे वही चीज़ पॉलिसी बननी चाहिए। अगर यहाँ के लोग की राय शामिल नहीं है तो वो चीज़ देर पा नहीं चल सकती। इसमें अगला हिस्सा सी, एक्ोलॉजिकल कंसर्न्स ऑफ द टेरिटरी, यानी कि जो माहौलियाती तकाज़े हैं यहाँ के। ये देखें ना, ये बर्फ़ पिघल के नीचे आ रही है। अगर यहाँ पे आप कंस्ट्रक्शन करेंगे जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान में है या बाकी दुनिया में, और यहाँ पे टूरिस्ट बहुत बड़ी तादाद में आएंगे, कचरा हर जगह पे फेंकेंगे, तो मुझे बताएं कि यहाँ की माहौलियात का क्या होगा। ठीक है, फिर ये पहाड़ जो है इनकी जो नेचुरल स्ट्रक्चर है वह ऐसा है कि आपको जो पुल और ये जो क्या कहते हैं टनल्स और जो रोडें हैं वो आपको ऐसी मयार की बनानी पड़ेंगी कि आपको जो है ना वो कल दोबारा से वो ना बनानी पड़े और वो आपके माहौलियात को मुतासर ना करे। फिर चौथी चीज़ है कि रिलीजियस आइडियोलॉजिकल हार्मनी एंड कोएग्जिस्टेंस के, यानी कि मजहबी और नज़रियाती हमांगी और एक दूसरे को बर्दाश्त करना। अगर हम नहीं करेंगे, बस किसी के नज़रियात कोई मुख्तलिफ हैं तो हम कहेंगे जी हम इस नज़रिए को नहीं मानते। आप ज़ाती तौर पर बेशक ना माने, लेकिन आप किसी को रोक तो नहीं सकते। तो जब आप मजहबी रवादारी और नज़रियाती जो है ना बर्दाश्त अगर वो नहीं करेंगे तो इल्म कैसे आएगा इधर, और इल्म नहीं आएगा मईशत कैसे आएगी। तो ये चीज़ें हैं जिसके ऊपर हम निगोशिएट नहीं कर सकते किसी भी कीमत पर। फिर जो चौथा सब्जेक्ट है कि वो सब्जेक्ट्स मजमून कौन से है जहाँ पे हम इस वक्त मौजूदा हाल में काम कर रहे हैं। पहला है सिक्योरिटी। देखिए, अगर आप अपनी रियासत की हिफाजत नहीं कर सकते तो फिर आप उसके लिए क्या मनसूबाबंदी करेंगे, तो ये एक ख़दशा है हमारे लिए। तो हम कहते हैं कि हमारे पास कोई एक तहरीरी तौर पर कानूनी और आइनी इंगेजमेंट होनी चाहिए आज़ाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत के साथ, और जिसमें हमारी बिहाफ पर कुछ ऐसे कानूनी माहिरीन हों जो इन सब जो नॉन नेगोशिएबल्स हैं वो उनको मद्देनज़र रख कर वो इनको इंगेज करें। और ज़ाहिर इसी ज़रिए से हम एक ही वक्त में आइनी, कानूनी, सियासी और जो इंतज़ामी वजाहत चाहिए यहाँ के लोगों के लिए, ज़ाहिर हमने चीज़ें यहाँ पे करनी है। फ़र्ज़ करें कि किसी के पास कोई अच्छी मईशत का मंसूबा आ जाता है जहन में, वो जाकर इजाज़त लेता है निज़ाम से, जो ये नाम निहाद निज़ाम है, वो उसको इजाज़त भी दे देते हैं। कल वो जब काम शुरू करता है, कई लाखों का करोड़ों का इन्वेस्टमेंट करता है, तो कल वही जो है ना माफिया आकर उसको रोक देती है, फिर वो अदालत में काम जाता है और वो कई सालों। देखिए, ये सारा कुछ बकवास है। ठीक है, लिहाजा हमें वो तरीक़ाकार चाहिए जिसके ज़रिए से यहाँ के लोग अपनी तरक्की, अपनी बेहतरी और निज़ाम की बेहतरी और रियासत की बेहतरी के लिए जब वो कोई काम करना चाहें, उनके पास कोई एक कानूनी प्रोसेस होना चाहिए जिसको मुतासर ना किया जाए। तो फिर उसके बाद हम आते हैं गवर्नेंस पर, निज़ाम के ऊपर, क्योंकि वो एक कमज़ोरी है। हम AJK रेफरेंडम 2023 के ज़रिए से अवामी राय जमा कर रहे हैं, और जो मुतलका डेटा है, यानी कि नाम, वालिद साहब का नाम, दादा का नाम, जिस जगह पर रहते हैं, आपने रियासत के उस पार से हिजरत की या यहीं पे वसनीक थे, आप यहाँ से बाहर कहीं गए हैं, मिडल ईस्ट में, UK में, नॉर्थ अमेरिका में, कहीं पे भी। तो ये चीज़ें जानना रियासत के लिए, ये ह्यूमन डेटा मैनेजमेंट, ये बहुत ज़रूरी है। और ये डेटा किसी के पास नहीं है, किसी तरक्की याफ्ता मुल्क के पास भी नहीं है इस इलाके के हवाले से, और यहाँ के जो मकामी निज़ाम है उनके पास भी नहीं है, इंडिया पाकिस्तान के पास भी नहीं है। तो ये पब्लिक सेंसस चाहिए, और इसी ज़रिए से, क्योंकि आप राय भी ले रहे हैं हुकूमत के बारे में, तो मैंडेट भी चाहिए। और इसमें रियासती जो लोग हैं 16 साल से ऊपर जितने भी मर्द ख़वातीन हैं जो यहाँ पे रहते हैं, जो बाकी दुनिया में फैले हुए हैं, और जो उन हिंदुओं सिखों के वारिसीन हैं जो रियासत के उस पार रहते हैं या दुनिया में फैले हुए हैं, उनका भी आपको राय और डेटा चाहिए। और आप जब उनको हुकूमत में शामिल नहीं करेंगे तो आपकी हुकूमत की कोई वैल्यू नहीं है। और यही 24 अक्टूबर के बयान में आपने ये लिखा था जी जनाब, जो अक़लियत हैं मजहबी, हम उनको भी हुकूमत में शामिल करेंगे। आपने शामिल किया, आपने उनको यहाँ से भगाया। तो ये सारी जो तज़ाद हैं, कॉन्ट्रडिक्शंस हैं,
इनको एड्रेस करना बड़ा ज़रूरी है। फिर हम आते हैं मईशत पर, और मईशत हमारी ताकत है। इस वक्त तक तो ताकत नहीं है, इस वक्त तो कमज़ोरी नज़र आ रही है, इसलिए तो लोग हमारे हिजरत करके जाते हैं आगे पीछे। हमने एक डेली ऑनलाइन बजट स्टेटमेंट जो है वो हमने उसी 29 जुलाई को शुरू करनी थी, शुरू भी की। डेटा तो हमारे पास हर रोज़ होता है, हर रोज़ कितना ख़र्चा कितनी आमदनी आती है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो लाइव शक्ल में हो कि कोई भी आदमी रियासत का वो देखना चाहिए कि जनाब इनके पास ज़राए क्या हैं, इनके पास इनके अखराजात क्या हैं, और फिर इसके साथ साथ इनके असासे क्या हैं और इनके कर्ज़े या लाइबिलिटीज़ क्या क्या हैं। ये चीज़ ऑनलाइन बजट स्टेटमेंट ये भी हम आज ऐलान करते हैं 19 नवंबर को कि आज से ही उसको हम करते हैं और उसको बैक डेट करेंगे। मैंने लिखा है कि हम जाएंगे पीछे 2009 में, जब मैंने पहली मरतबा आवाम से फंडिंग ली, तो उससे पहले तो मैं अपनी वसाइल पर काम कर रहा था, तो मेरे ख्याल से वो मुतलका भी नहीं है। और उस वक़्त में डायरेक्टली जो है वो रियासत जम्मू कश्मीर पर काम नहीं कर रहा था। उस पर मैंने लोगों के इल्म में होना चाहिए कि 2005 से 9 तक में इंडिया और पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है और फिर जो अंग्रेज़ों का दौर था उसको मैं ज़्यादा तवज्जो दे रहा था, लिहाजा मैं वो आवाम के खाते में नहीं डालता। तो 2009 में सितंबर 2009 में हमने पब्लिक से फंडिंग डायरेक्ट बराह रास्त लेना शुरू की, और हमने उस वक़्त असूल बनाया जो आज तक कायम है कि सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहरियों से हम लेते हैं, चाहे वो यहाँ पे या बाहर हैं। हम गिलगित से, लद्दाख से या जम्मू से किसी आदमी से पैसे नहीं लेते। ये जितना भी हमने 2010 से शारदा पर काम किया है, इसके सारे खर्चात या हम मेरी फैमिली की जेब से आए हैं या इस कौम की जेब से आए हैं। तो ये लिखा मैंने कि अप्रैल 2005 से सितंबर 2009 तक हमने अपने ज़ाती वसाइल और फैमिली के वसाइल पर गुजारा किया, और हमारी फैमिली आज तक भी कुछ कुछ हिस्सा डालती है, लेकिन वक्त के साथ साथ ज़्यादा जो पोर्शन है बाज़ औक़ात 80-90% जो है वो आवाम की तरफ से ही आ जाता है। तो हमने कहा जी कि जो अवामी राय है और जो आवाम के पास जो पैसा है, इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो अवाम के मुताबिक हिकमत अमली पब्लिक पॉलिसी वाज़ेह होगी। जब लोग ये हिम्मत करेंगे और हकीकी तहकीक के लिए जो पब्लिक पॉलिसी अवामी हिकमत अमली पर मबनी है, तो फिर हम अपने जो क्लेम है, या क्लेम तो नहीं कहता क्योंकि हम मालिक और वारिस हैं, हम अपना जो दावा, हम अपना जो आप कह सकते हैं कि हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो बयानिया है, वो मजबूत होता है कि जब दुनिया को पता चलता है कि यहाँ के लोग अपने ही पैसों से, अपने ही मामलात से पॉलिसी भी डिज़ाइन कर रहे हैं और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों ने ही फ़ैसले करने हैं इस खित्ते के लिए। और अगर किसी और ने पैसे दिए है खुदा न खास्ता, या हमारे वसाइल किसी और तरफ चले गए और हमें उससे नुकसान होता है, जो बेसिकली ज़माने से कॉलोनियल नो आबादियाती स्ट्रेटजी हिकमत अमली यही रही है कि जिन लोगों के ऊपर आपने कब्ज़ा किया है, आपने उन्हीं के वसाइल इस्तेमाल करके उनका इत्तिसाल करना है। तो मैं और आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं, और उसका ज़रिया यही है कि सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ के लोगों के वसाइल इस्तेमाल हो, और वो ट्रांसपेरेंट हो, शफाफ हो, और जितना लोग करेंगे उतना ही ताकतवर हमारा अपना बयानिया होगा और हमारा मलकियत साजी पुख्ता होगी। अगर हम थोड़ा सा वक्फ़ा रखें थोड़ी देर के लिए, फिर बाकी। तो दोस्तों हम आखिरी मराइल में आ रहे हैं। तो अमूमन अगर बोला जाए, हमने उस तारीख़ से जब से हमने अपनी तवन्नाई को ख़ुद रोका है, क्योंकि हमने अपनी ताकत की शनाख्त नहीं की। यानी कि मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, क्योंकि हम मुनज़्ज़म नहीं थे, और AJK पब्लिक एजेंसी ने अपनी सारी सलाहियतें और तमन्नाई इसी चीज़ पर लगाई ताकि हम इस जो इंतज़ामी फुकदान है उसको हम एड्रेस करें, उसको हल करें। जितने भी रियासती हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, जिनके असासे 1 करोड़ रुपया से पाकिस्तानी से ऊपर है, जो तकरीबन 35,000 अमेरिकन डॉलर बनता है या 27,000 इंग्लिश पाउंड्स बनता है, उनको
60,000 रुपया के मुताबिक सालाना देना चाहिए, जो तकरीबन 210 अमेरिकन डॉलर बनते हैं या 165 ब्रिटिश पाउंड्स बनते हैं। तो इसके ज़रिए से जो है इसे एक बजट जो 60 अरब पाकिस्तानी रुपीस, जो तकरीबन 210 मिलियन डॉलर्स US डॉलर्स या 165 मिलियन UK पाउंड्स बनता है, ये रकम दरकार है। और इतने लोग हैं जो बासानी से दे सकते हैं, और क्योंकि कम से कम 10 लाख लोग ऐसे हैं हमारे आबादी में से जो इस कवाइफ में आते हैं। तो ये 25% आबादी भी नहीं है, ये 25% जो करंट बजट है, यानी कि जो पैसे हम अपनी आवाम से मांग रहे हैं वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के मौजूदा बजट का 25% भी नहीं है। और इत्तफाक से ये वो डिमांड है जो तकरीबन 25% आबादी से किया जा रहा है। तो निज़ाम अच्छा हो या बुरा हो, निज़ाम के पैसे और वसाइल लोग ही देते हैं जो या तो उससे मुतासर होते हैं या उससे वो फ़ायदा उठाते हैं। हमारे जो गरीब या जिनके पास कम वसाइल हैं, आज तक तो सबसे ज़्यादा तावन उन्होंने किया है, माली तावन भी उन्होंने किया है। और JK पब्लिक एजेंसी के वजूद में आने में और उसके आवाम की रगों तक पहुंचने में जो किरदार हुआ, ये गरीब लोगों ने किया है और उन सबसे मुतासर भी वही हैं। तो इस चीज़ को, इस इम्बैलेंस को और इस ज़िम्मेदारी को गरीब और अमीर के दरमियान तकसीम करना बड़ा ज़रूरी है, ताकि जो ज़्यादा लोग जिनके पास वसाइल हैं वो अपने हिस्से की ज़िम्मेदारी लें। क्योंकि अगर सिर्फ गरीब लोग ही करेंगे तो आने वाले वक्त में हम अमीरों को कोई जगह नहीं देंगे और अमीर जो है वो फिर ये एक तसादुम की वजह की वो बनेगी। तो क्योंकि हम सब ने एक ही मंजिल पर पहुंचना है, तो आने वाले वक्त में जो इलाका जिसको हम फ़िलवक़्त आज़ाद जम्मू कश्मीर कहते हैं, जब वो अवामी मैंडेट के मुताबिक चलना शुरू होगी और वो बराह रास्त आलमी मईशत के साथ जुड़ेगी, तो ये जो फिगर है 60,000 पाकिस्तानी रुपीज़ सालाना, जो एक लिमिट है, ये एक हद भी है, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते, ताकि हम अवामी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें, वरना अमीर लोग इसके मालिक बन जाएंगे और हम वही उसी दलदल में फंस जाएंगे। तो इसको हम आने वाले वक्त में गवर्नमेंट बॉन्ड्स में तब्दील कर सकते हैं, जैसा कि पूरी दुनिया में आम है कि दुनिया की अक्सर गवर्नमेंट्स वो अपने ही लोगों से कर्ज़ा लेती है और वो फिर ज़ाहिर गवर्नमेंट पब्लिक स्पेंडिंग करती है वगैरह वगैरह। तो इसको आप बाहिस्ते के इन्वेस्टमेंट के तौर पर ले सकते हैं, जो हम आलमी मयार की निज़ाम को यहाँ पे लागू करने के लिए जो ख़र्चा दरकार है, जो हम पब्लिक से लेना चाहते हैं। उस वक्त जो सबसे कम जो गरीब तबके हैं वो भी बराबर के हिस्सेदार हैं इस अमल में, क्योंकि अब तक ज़्यादातर जो पैसे हमें मिले हैं वो ज़्यादातर गरीब तबकों ने ही दिए हैं। अब हम आते हैं डीपर कल्चर पर, जो एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका है। जितने भी बाकी चीज़ें हैं वो तब ही फ़ाल होंगी जब कल्चरली हम आंगी होगी हमारी उस पार के लोगों के साथ, और अपने लोगों के अंदर भी कल्चर तहज़ीब उजागर होगी। तो यूनिवर्सिटी ऑफ शारदा भी उसी का हिस्सा है कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास यहाँ पे दुनिया का अगर सबसे बेहतरीन नहीं तो बेहतरीन में से एक आलमी मयार की यूनिवर्सिटी रही है, जो पिछले चंद हज़ार साल से कायम रही। लेकिन पिछले कुछ सदियों से हमने देखा कि यूनिवर्सिटी ऑफ शारदा का ज़वाल आया है, जबकि इसकी जो निहायती जिसको हम कह सकते हैं कि मखलूत और रिच, यानी कि जो इसकी तारीख़ है वो हमें इसी बात की दावत देती है कि हम उन सब ख़जानों को तलाश करें जिसमें इल्म और हिकमत थी, और इसी ज़रिए से हम अपनी नरम ताकत जिसका मैंने शुरू में ज़िक्र किया था, उसके जो अहदाफ़ हैं नरम ताकत के, वो हम पूरे कर सकें। वो इल्म के बगैर हम नहीं कर सकते। और क्योंकि हम ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ पे अभी भी ज़्यादातर लोग जो सख्त ताकत है, मिलिट्री की ताकत, बड़े मुल्कों की ताकत,
वो उसी के ऊपर इन्हिसार या उनका तासुर यही होता है कि वो हार्ड पावर से हर चीज़ होती है। लिहाजा हमारे लोगों को तसादम की मईशत ने बर्बाद किया और उसको हमने कन्वर्ट करना है, तब्दील करना है अमन की मईशत में। हमारे लोगों के पास वो सारे औज़ार और हुनर होना चाहिए ताकि हमारे पास जो दुनिया में सबसे ज़्यादा इन डिमांड हुनर और तालीम है दुनिया में वो हमें मैसर हो। और इससे ज़्यादा ज़रूरी फ़ौरी तौर पर ये ज़रूरी है ये समझना सीखना कि वो किस तरीके से हमने ये माइलस्टोन ये अहदफ़ तक पहुंचना है। जो तफसीली एजेंडा है जेके पब्लिक एजेंसी का जो 18 साल से ग्राउंड पर ज़मीन पर जो तहकीक हुई है उसको सिखाना, उसको मनज़म करना, उसको पॉलिश करना और उसको फिर लागू करना, वो एक पूरा कैडर होगा तालिब इल्मों का जिनको एक मखसूस फ़िज़िकल जगह जैसे कि सेटिंग है शारदा की, इसी जगह पर हमने ये एक वो बनाना है तालीमी दरस का यूनिवर्सिटी की शक्ल में। और ये जो ग्रेजुएट होंगे ये बिलाखिर यही ग्रेजुएट होंगे जो सारे इंतज़ामी अमूर की ज़िम्मेदारी लेंगे आज़ाद जम्मू कश्मीर में पहले मरले पर। और हर मौज़े का जितने मौज़ात हैं 1771 उनमें से एक आदमी उस मौज़े की इंतज़ामी जो अमूर है वो संभालेगा और उन सब चीज़ों को वो देखभाल करेगा। जितनी सारी तफसीली चीज़ें हमने इस डॉक्यूमेंट में इस एजेंडे में बयान की हैं इसमें हम मज़ीद ताख़ीर नहीं कर सकते। लिहाजा हमने दोबारा से असर नो बुनियादी तख्ती लगाई थी यूनिवर्सिटी ऑफ शारदा की 12 जुलाई 2023 में इसी जगह पर जिस जगह पर मैं बैठा हूँ इसके ऊपर थी, फ़ोटो भी साथ अटैच करूँगा, जिसको हमने सदियों पुरानी एक चिनार के दरख्त के ऊपर लगाया कीलों से। और ये शारदा पीठ से उस पार है जहाँ पे बीच में मधुमती का नाला है और ये साथ है गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेज हमारे पीछे है। तो हमने दोबारा से ये एक तालीमी माहौल पैदा करना है शारदा में फ़ौरी। और तालीम ही वो चीज़ है जिसकी सबसे ज़्यादा कमी है हमारे अंदर और जिसके बग़ैर हम नहीं समझ सकते कि मजहबी रवादारी क्या है और नज़रियाती बर्दाश्त क्या है। और उसके बग़ैर हम माशी तौर पर दुनिया के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते, रवाबित हमारे बहाल नहीं हो सकते। और इसमें से हर चीज़ जो इस एजेंडा डॉक्यूमेंट में बयान की गई है वो सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं और सबको एक वक्त सिमल्टेनियस तवज्जो की ज़रूरत है। और जिसमें से सबसे ज़्यादा ये ज़रूरी है समझना कि हमने जो चीज़ आज तक नहीं अचीव की और वो है निज़ाम यानी कि ऑर्गेनाइजेशन। फिर मैंने रेफरेंस का हवाला दिया जो जिसमें मकामी रेफरेंसेस हैं, इसमें फिर रियासतगीर रेफरेंसेस हैं, फिर हमारे पड़ोसी मुल्कों के मतलब रेफरेंसेस हैं और फिर आलमी तौर पर एक पिटिशन भी जारी है। और फिर हमने एक हवाला दिया कि हमारे काम को आलमी सतह के जो प्रोफेसर हज़रात हैं पॉलिटिकल साइंस के उन्होंने भी इस हमारे काम का हवाला दिया था फ्रॉम CBMs टू OBMs 20 अप्रैल 2011 को, उसका लिंक भी मैंने दिया है। और ये जो डॉक्यूमेंट हमने शाया किया था वो था सुबह 4:32 मिनट 29 जुलाई 2023 को। इससे हमारा पूरा सिलसिला मुकम्मल है और आज का जो पहला दरस और शिक्षा है वो मुकम्मल होती है। आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनन ये बहुत तफसीली है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके ऊपर बात करनी और इसके अंदर वजाहत लेनी ज़रूरी है। मैं चाहूँगा कि ज़ुबैर भट्टी साहब जो बड़ी सब्र और बड़े तहम्मुल से इन्होंने सारी बातें सुनी है, कैमरा भी पकड़ रखा है, कोई ब्रीफ सवाल इस वक्त हो, कोई तनकीदी नुक्ता नज़र हो ताकि हम उसको मद्देनज़र रखें आने वाले जो लेसन होगा, आने वाला जो दर्स होगा उसके लिए। जी मुझे बहुत दिलचस्पी है किसी दर्सगाह के क़याम की और मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपने आज लेक्चर का आगाज़ तो कर दिया, दर्स तो कहीं भी दिया जा सकता है, लेकिन आप यूनिवर्सिटी के लिए बाकायदा बुनियाद का पत्थर जो है वो कब और कहाँ रखने जा रहे हैं? बुनियादी पत्थर रखा गया था यहीं पे इसी दरख्त के ऊपर कीलों से हमने वो तख्ती लगाई थी, लकड़ को सपोर्टिंग तौर पर रखा गया और बीच में एक
संगमरमर का वो पत्थर था, तो वो तो हमने लगा दिया और लगाने के 2 घंटे के बाद पुलिस को डायरेक्शंस दी गई थी कि आप ये उतारें, क्योंकि हम तो इल्म दुश्मन लोग हैं, तो इल्म की तो गुंजाइश नहीं है। तो बाकी है कि जो बुनियादी हमारे दरसगाह यही होगी इसी जगह इस दरख्त के नीचे आने वाले वक्त में, और फिर हम ढूंढेंगे ऐसी जगह जो पब्लिक जगह हो, जो गवर्नमेंट की जगह हो, जो माकूल जगह होगी, और वहाँ भी तामीरात शुरू करेंगे। जी, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका जो ये मंसूबा है यूनिवर्सिटी को दोबारा से कायम करने का, जो कि नया काम तो नहीं होगा, ये पुरानी यूनिवर्सिटी आपने इसको बहाल करना है, तो आप इसमें जो मौजूदा रियासती इंतज़ामिया है उसको शरीक करेंगे या इसको अपने तौर पर ही आप करना चाह रहे हैं? देखिए, हमारी हिकमत अमली समझना ज़रूरी है। हम रियासत जम्मू कश्मीर के अगर ख़ुद को मालिक और वारिस कह रहे हैं, हम साथ साथ जितने भी बाशिंदे हैं उन सब को मालिक और वारिस तस्लीम कर रहे हैं। तो इसमें जो इंतज़ामिया है, जो अदलिया है, जो सियासतदान है, चाहे वो उनका नज़रिया जो मर्ज़ी हो, हम उन सब को शरीक करना चाहते हैं। हम मौसम बहार में यहाँ पे कल्चरल फेस्टिवल करेंगे, और इसमें जो 2 MLAs हैं वादी नीलम के नीचे के मोहतरम वहीद साहब और ऊपर के शाह गुलाम कादिर साहब, हम उनके सपोर्टर्स को पाबंद करेंगे कि वो अपने लीडरों को पाबंद करे। हमारी तो कोशिश और ख्वाहिश हमेशा से यही रही है, हिकमत अमली यही रही है कि जो निज़ाम है वो हमारे साथ चले, क्योंकि हम उन्हीं चीज़ों पर काम कर रहे हैं जिसमें वो काम करने के लिए तैयार नहीं है, या उनको अगले कोई और इजाज़त नहीं दे रहा है। तो वो क्योंकि कमी या प्रॉब्लम हमें नहीं है, लिहाजा हम जो काम कर रहे हैं वो उन्हीं की बेहतरी के लिए है। ये उनकी समझने की बात है, हम तो उनको साथ लेकर चल रहे हैं। ये एक इंक्लूसिव प्रोग्राम है। शुक्रिया। तो जैसा कि आपने बताया है कि आपने महज एक तख्ती लगाई थी यूनिवर्सिटी के नाम की, तो उसको हमारा ये इल्म दुश्मन, अमन दुश्मन और इंतशार पर मबनी निज़ाम 2 घंटे भी बर्दाश्त नहीं कर सका। तो आपको क्या लगता है कि ये निज़ाम आपको एक इतनी बड़ी दरसगाह कायम करने की इजाज़त दे सकता है? जी, करेगा, क्योंकि देखिए हमने अपनी जो आवाम की ताकत है उसके बहुत सारे औज़ार हैं जो हमने यहाँ पे रखे हुए हैं ऊपर। हम हर चीज़ को सारे पत्ते एकदम शो नहीं करते, हम सब्र करते हैं, तहम्मुल से चल रहे हैं, और जो वक्त आगे जाएगा और जब लोगों की पावर नज़र आएगी हमारे जितने भी हरीफ हैं उनको, तो उसी तरीके से उनकी जो ज़मीन है वो तंग से तंग होती जाएगी। तो हम इस्तेदाद के मुताबिक वो चीज़ों को डेवलप करेंगे, और ज़ाहिर है इस वक्त हमारी तख्ती लगाने की ताकत थी वो हमने लगाई। तो कल जब हम तख्ती बहाल करेंगे और उसके बाद उसका अगला मरहला करेंगे, तो समझ लें कि जब यूनिवर्सिटी तामीर होगी तो उस वक्त तामीर होगी जब हमारी ताकत वाज़े होगी। तो वो इस्तेदाद के मुताबिक और हिकमत अमली के मुताबिक ये चलेंगे। और ये एक चीज़ है जो 2010 से चल रही है, तो रास्ते में हमें तो हज़ारों रुकावटें हुई हैं, लेकिन किसी रुकावट ने हमें मुतासर नहीं किया बल्कि हमें पुख्ता किया। तो वक्त के साथ साथ हम पुख्ता ही हो रहे हैं, और सिमत यही है, क्योंकि लोगों ने फ़कीर और लोगों ने जाहिल नहीं रहना। मुझे पता है कि कुदरती तौर पर लोग चाहते हैं कि वो इल्म से लेस हों और वो मीशत से भी लेस हों, और ये एजेंडा वही है। अगर किसी के पास बेहतर एजेंडा है, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ज़ाहिर है एक आबादी है, एक बहुत खूबसूरत वैली है शारदा की, और शारदा की जो यूनिवर्सिटी है ये आम तौर पे बुद्ध मत और हिंदू मत से मुतल्लिका समझी जाती है, और लोग इन अल्फाज से ही बहुत नफ़रत करते हैं, बहुत चिढ़ते हैं। तो आपने इस मंसूबे के सिलसिले में मकामी लोग जो कि 100% मुसलमान हैं उनको एतमाद में लेने के लिए कोई इक़दाम किया है या कोई करने का इरादा रखते हैं? देखिए, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में या इंडिया पाकिस्तान में या इन इलाक़ों में ज़्यादातर जो तरतीब है या ट्रेडिशन है, दस्तूर है, वो ये है कि सियासतदान बड़ी बड़ी बढ़कें जो है वो तकरीरों में करते हैं, लोगों को वक्ती तौर पर माजूल करने के लिए या खुश करने के लिए या कोई झूठी उम्मीद देने के लिए। जो हकीकत होती है, जो प्रैक्टिकलिटीज़ हैं, वो उनसे डिस्कस नहीं करते। ठीक है, तो हमारा जो काम है वो उससे बिल्कुल उलट है। हम जो भी करना चाहते हैं उसमें आवाम को इन पिक्चर रख कर, आवाम के अंदर वो समझ डालकर, आवाम के अंदर वो सारे जो प्रैक्टिकल हदफ हैं, अहदाफ हैं और प्रैक्टिकल जो मुश्किलात
बात हैं, और आवाम को ये समझाना कि उनका क्या रोल बनता है। इन्हीं चीज़ों के ज़रिए से हम कर रहे हैं, लिहाजा ताकत हम आवाम से ही ले रहे हैं। और इसमें जो चीज़ कमी है आज तक, वो ये है कि आज तक मैं जितनी भी मरतबा आया हूँ, मैं बहुत कम वक्त यहाँ पे रहा हूँ। तो आने वाले वक्त में सर्दियों के ख़त्म होने से पहले मैं मुस्तकिल यहाँ पे रहूँगा, और असल टेस्ट वहीं पे होगा, क्योंकि उसमें मैं हर रोज़ लोगों से मिलूँगा, इंटरेक्शन करूँगा, और लोग समझेंगे तो चीज़ों को आगे बढ़ाऊँगा। जी बहुत शुक्रिया। मैं दिली ख्वाहिश रखता हूँ कि आप अपने मकसद में कामयाब हों और आपकी ज़िंदगी में ही ये कार खैर पाए तकमील तक पहुँचे। तो सलामत रहें। बहुत शुक्रिया। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया ज़ुबैर साहब सुनने का। थैंक यू। और दीगर दोस्त जिन्होंने ये देखा है, सुना है, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।